वेक अप डेड मैन अ नाइफ्स आउट मिस्ट्री की इस मूवी की शुरुआत में हम बेनॉइट ब्लैंक को देखते हैं और वो एक मर्डर मिस्ट्री बुक पढ़ रहा होता है। उसमें जूड नाम का एक पादरी की कहानी होती है जो लंदन के सबसे बड़े चर्च में नया फादर बनकर आता है। एक दिन गुस्से में जूड एक आदमी को पंच मार देता है। इस इंसिडेंट के बाद चर्च काउंसिल जूड के खिलाफ इंक्वायरी बिठा देती है। इंक्वायरी के दौरान जूड अपना पास बताता है। वो पहले एक बॉक्सर था और गुस्से में रिंग के अंदर एक आदमी को मार चुका था। इसी गिल्ट के चलते उसने अपनी जिंदगी जीसस को डेडिकेट कर दी थी। जूड मानता है कि उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, इसलिए अब वो अपनी जिंदगी सुधारना चाहता है और काउंसिल उसकी बात सुनकर आगे का डिसीजन लेती है। और कुछ टाइम बाद फादर लैंग जूड से मिलते हैं। जूड उनसे एक और मौका मांगता है। लैंग कहते हैं कि चर्च जूड से ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन फिर भी उसे एक छोटे से चर्च में भेज रहा है। वहाँ जूड को पादरी के रूप में काम करना होगा। इस जगह का नाम परमाफ्रॉस्ट आइलैंड होता है। वहाँ चर्च को जेफ विक्स नाम का केयरटेकर संभालता है। लैंग बताते हैं कि जेफ थोड़ा अजीब और सनकी है, लेकिन चर्च के काफ़ी लोग उसे पसंद करते हैं, इसलिए जूड को उसके साथ काम करना पड़ेगा। और जूड इस बात को मान लेता है और खुश हो जाता है। फिर 2 दिन बाद जूड चर्च पहुंचता है। वहाँ का चर्च उसे काफ़ी अच्छा लगता है। अंदर जाकर वो देखता है कि चर्च का सबसे बड़ा क्रॉस हटा दिया गया है। तभी जेफ वहाँ आता है। जेफ असल में उस जगह का मालिक और हेड पैस्टर होता है। वो जूड से पूछता है कि क्या वो उसका चर्च लेने आया है। जूड मना कर देता है। तब मार्था वहाँ आती है और जूड से मिलती है। मार्था पूरे चर्च का काम संभालती है। जूड उसे काफ़ी इम्प्रेसिव और कैपेबल मानता है। जेफ जूड को अपने साथ ट्रेनिंग के लिए बाहर ले जाता है। वहाँ जूड लोगों को कन्फेशन लेना सिखाता है। इसी दौरान जेफ बताता है कि उसने पिछले हफ्ते 9 बार दुनिया को हिला दिया है। ये सुनकर जूड को समझ आ जाता है कि फादर लैंग ने जेफ को सनकी क्यों कहा था। धीरे धीरे जूड उस जगह को वहाँ के लोगों को समझने लगता है। फिर जूड नोटिस करता है कि मार्था का अफेयर चर्च के गार्डनर सैम के साथ है, जो चर्च के पीछे ही रहता है। जूड सैम से दोस्ती कर लेता है और उसे पता चलता है कि सैम मार्था से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जूड उन दोनों के लिए खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्था चर्च के सारे डोनेशन संभालती है और पियानो भी बजाती है। अब एक दिन सब लोग जेफ के दादा जेम्स की कब्र देखने जाते हैं। ये कब्र चर्च के बाहर एक बॉक्स के अंदर बनी होती है और बाहर से लॉक होती है। जो लोग क्रिश्चियनिटी में विश्वास नहीं करते वो वहाँ गंदे निशान बना देते हैं और कई बार चर्च पर अटैक भी कर चुके थे। अब 2 दिन बाद जूड चर्च में क्रॉस लगा रहा होता है। तब जेफ उसे रोक देता है। जेफ कहता है कि ये काम हार्लिन ने किया है, इसलिए क्रॉस को वैसे ही रहने दो। जूड को ये बात समझ नहीं आती, तो वो मार्था से इसके बारे में पूछता है। मार्था बताती है कि हार्लिन असल में जेफ की माँ थी। जेफ के दादा जेम्स बहुत अमीर थे और उन्होंने ये चर्च बनवाया था। अपने बेटे की मौत के बाद जेम्स ने अपनी बहू हार्लिन से वादा लिया था कि उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी, बस शर्त ये थी कि जेफ को दादा के साथ रहने देना होगा। हार्लिन इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन वो थोड़ी बचकानी और नॉन सीरियस औरत होती है। जेम्स ने मार्था को, जो एक अनाथ और छोटी लड़की थी, चर्च का काम संभालना सिखाया था। उसने मार्था से वादा लिया था कि हार्लिन को प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। मार्था ने ये वादा कर लिया था। फिर एक दिन मार्था के सामने ही जेम्स की डेथ हो जाती है। उसके बाद हार्लिन अपने लॉयर के पास जाती है पैसे लेने के लिए, लेकिन सारे पैसे गायब होते हैं। जूड पूछता है कि पैसे कहाँ गए। मार्था कहती है कि शायद जेम्स ने पैसे गरीबों में बांट दिए होंगे या किसी और काम में लगा दिए होंगे। इसके अलावा जेम्स की वसीयत में हार्लिन को सिर्फ जीसस के एडम एप्पल का एक छोटा सा शो पीस मिलता है, जो बिल्कुल भी कीमती नहीं लगता। इस बात से गुस्से में आकर हार्लिन पूरा चर्च तोड़ फोड़ देती है और क्रॉस भी गिरा देती है। मार्था उसके पास जाकर कहती है कि भगवान तुम्हारी गलतियों को माफ़ करे। ये सुनकर हार्लिन गुस्से में मार्था को पकड़कर बुरी तरह पीट देती है। तब ऑफिसर्स आकर हार्लिन को वहां से बाहर निकाल देते हैं और कुछ टाइम बाद हार्लिन चर्च के बाहर जेम्स की कब्र के पास ब्रेन इंजरी की वजह से मर जाती है। अब लोग मानते हैं कि भगवान ने उसे वही सज़ा दी है। फिर कुछ दिन बाद जूड जेफ को और अच्छे से समझने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि जेफ के कुछ खास फॉलोअर्स होते हैं। सबसे पहले वेरा नाम की एक वकील होती है, जिसके पिता और जेफ काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे और जूड धीरे धीरे सबके साथ दोस्ती कर लेता है। अब कई साल पहले वेरा के पिता अपने भाई साई को अडॉप्ट करके घर लाए थे। बहाना ये था कि साई किसी और का बेटा है, लेकिन वो बिल्कुल वेरा और उसके पिता जैसा दिखता था, इसलिए सब समझ गए थे कि साई असल में वेरा का स्टेप ब्रदर है। अब वेरा ही साई के साथ रहती है और उसका ध्यान रखती है, क्योंकि उसके पिता मर चुके होते हैं। जूड साई से भी अच्छी दोस्ती कर लेता है। जूड को पता चलता है कि साई पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहता है। वो दुनिया के हर टॉपिक पर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए वो यूट्यूब चलाता है और अपनी बातें रिकॉर्ड करता है।
अगला जेफ का फॉलोअर डॉक्टर नेड है, जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। शहर का अकेला डॉक्टर होने की वजह से उसके पास काफ़ी पैसा था, लेकिन उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है। ये चीज़ नेड के लिए बहुत पेनफुल होती है। फिर हमें ली रोज दिखाया जाता है, जो एक फेमस ऑथर है और दुनिया की बेस्ट साइंस फिक्शन नॉवेल्स लिखता है। वो स्टार वार जैसी मूवी के डुप्लीकेट नॉवेल्स लिखता था। सारा पैसा कमाकर उसने शहर में घर ले लिया था, लेकिन तब से उसका करियर धीरे धीरे गिर रहा था। अब ली जेफ पर लिखना स्टार्ट कर देता है, जो उसके करियर को और ख़राब कर रहा होता है। फिर हमें सिमन नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन पैरों के दर्द की वजह से ठीक से चल नहीं पाती। अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से वो डोनेशन में काफ़ी पैसा जमा कर लेती है और जेफ की मदद भी करती है। जूड नोटिस करता है कि जेफ अपने खास फॉलोअर्स का ध्यान बहुत अच्छे से रखता है। फिर हमें जेफ की स्पीच दिखाई जाती है। वो कहता है कि हर इंसान के अंदर अपनी इच्छा होती है और उसे कभी दबाना नहीं चाहिए। वो ये भी बोलता है कि अगर चाहो तो अपने बच्चों को कुत्तों की तरह पीट सकते हो, क्योंकि उसकी माँ ने भी उसे छोड़ दिया था। वो चीख चीख कर लोगों को भड़काता है। जूड नोटिस करता है कि चर्च से बहुत लोग निकल जाते हैं, लेकिन जेफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके खास फॉलोअर्स उसे कभी नहीं छोड़ते। अब एक दिन जूड सब फॉलोअर्स को लंच के लिए अपने घर बुलाता है। जेफ के अलावा सब वहाँ आते हैं। जूड अपने पास के क्राइम के बारे में बताता है कि उसने गुस्से में एक बॉक्सर को मार दिया था। फिर वो सबको अपने राज शेयर करने के लिए कहता है। सब गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जेफ के चर्च का लंच है, लेकिन जूड ने जेफ को वहाँ पर बुलाया ही नहीं होता। तब सब लोग भड़क कर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर मार्था समझ जाती है कि जूड जेफ के खास फॉलोअर्स को अपनी तरफ खींचना चाहता है। जूड कहता है कि जेफ की बातें बकवास हैं और वो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। वो ये भी कहता है कि जेफ एक सच्चा पादरी नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी बुराई कॉन्फ्रेंस करके पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकता। लेकिन तब मार्था कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप जेफ के सामने कन्फेस करके प्रायश्चित करेगी। और अब अगले दिन मार्था जेफ के पास जाकर अपनी सारी कन्फेशंस शेयर करती है। वो काफ़ी खुश होती है और जूड को भी ये सब दिख जाता है। जब जेफ उसकी बातें सुनकर बाहर आता है तो वो कन्फेशन सुनकर हैरान हो जाता है। इसके बारे में आपको इस मूवी के एंड में पता चलेगा। फिर जेफ जूड के पास आकर अपना हमेशा वाला कन्फेशन रिपीट करता है कि उसने दुनिया को हिला दिया था। जूड भगवान से कहता है और जेफ को माफ़ी दिलवाता है। बाद में जूड जेफ की कन्फेशन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है और चर्च के ऑफिस में उसे पता लगता है कि जेफ कौन कौन सी दवाइयाँ लेता है। तब जूड को समझ आता है कि उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इसलिए वो दुनिया हिला नहीं सकता और पिछले 9 महीनों से बस सबके सामने बकवास बोल रहा था। फिर जूड कहता है कि जेफ को लोगों को शांत करना चाहिए, लेकिन नेड अभी भी अपनी वाइफ के जाने से गुस्सा है। ली अपनी राइटिंग टैलेंट के बावजूद अपना करियर बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो जेफ की कहानियाँ लिखना चाहता है। ली इतना पागल हो चुका है कि वो खुद को राजा समझने लगा है और अपने घर को महल कहने लगा है। जेफ सिमोन से भी पैसे लेता है और साय से भी, जो एक यूट्यूबर है और जेफ के वीडियोस बनाकर ऑनलाइन डालता है, जिससे अगर जेफ फ्यूचर में पॉलिटिशियन बनना चाहे तो उसके लिए ये वीडियो सपोर्ट का काम करेंगी। जूड कहता है कि ये सब चर्च और क्रिश्चियनिटी के नाम पर धब्बा है, जो कि गलत है। इस बात पर जेफ जूड को एक पंच मार देता है, क्योंकि जूड उसके फॉलोअर्स को अपनी तरफ खींचना चाहता था। जूड लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जेफ कहता है कि गुस्सा असली पावर है, जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। दुनिया हमें बर्बाद करना चाहती है, इसलिए हमें पहले ही उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। वो कहता है कि माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं है और फिर वो जूड के सारे पापों को माफ़ कर देता है। जूड कहता है कि तुम चर्च और क्रिश्चियनिटी दोनों को बदनाम कर रहे हो और मैं तुम्हें एक दिन मार दूंगा। तभी जेम्स हंसकर वहाँ से निकल जाता है और ये सब सीन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अब अगले दिन जूड मार्था के घर जाता है बात करने के लिए। वहाँ उसने देखा कि जेफ अपने सारे फॉलोअर्स के साथ था। जेफ ने जूड को देखा और बुक फेंक कर उसे वहाँ से भगा दिया। अब जूड गुस्से में क्लब चला जाता है और अपना सारा गुस्सा एक नकली वुल्फ टॉय पर निकालने लगता है। गलती से वो टॉय तोड़ देता है और रात को जूड वुल्फ को चर्च के पास ले जाता है और चर्च के अंदर फेंक देता है, जिससे ग्लास टूट जाता है। अब 1 हफ्ता हो चुका था। जेफ हमेशा की तरह गुड फ्राइडे के दिन अपने खास फॉलोअर्स को स्पीच दे रहा होता है। स्पीच देने के बाद वो एक छोटे से रूम में जाता है, जो उसने अपना गुस्सा शांत करने के लिए बनाया था। उधर जूड सबके लिए क्रॉस के साथ प्रेयर स्टार्ट कराता है। तभी वो देखता है कि उस रूम के अंदर जेफ गिरा हुआ है। जूड आकर जेफ को चेक करता है और तभी बाकी फॉलोअर्स भी वहाँ आ जाते हैं। जूड के हाथ पर खून लगा होता है। अब डॉक्टर होने के नाते नेड लाश को चेक करता है, जिसके ऊपर एक रेड वुल्फ टॉय रखा होता है। मार्था चिल्लाकर कहती है कि यह शैतान का काम है। तब नेड बताता है कि जेफ को नीचे से लगाए गए चाकू से मारा गया है। अब इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी शहर की शेरिफ मीला को मिलती है। मीला सबसे पहले जूड से बात करती है। जूड को खुद नहीं पता होता कि मर्डर कैसे हुआ है
और मीला भी कंफ्यूज होती है। अब साय के यूट्यूब के वीडियो से पुलिस को लगता है कि जूड ने जेफ को मारना चाहा था। ये सुनकर जूड टूट जाता है क्योंकि ऑफिसर्स को लगता है कि मर्डर जूड ने ही किया है। जूड चर्च में दुखी बैठा होता है। वो सिर्फ चर्च को बचाना चाहता था, लेकिन अब उसे झूठे मर्डर केस में फंसा दिया गया था। वो भगवान से मदद मांग रहा होता है। तभी चर्च के अंदर दुनिया का सबसे महान डिटेक्टिव बेनॉइट ब्लैंक आ जाता है। बेनॉइट जूड से बात करना स्टार्ट करता है और चर्च को देखता है। आर्किटेक्चर देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बेनॉइट बताता है कि ऑफिसर मीला ने उसे मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए हायर किया है। जूड शॉर्ट में पूरी कहानी बताता है। बेनॉइट समझ जाता है कि जूड ने जेफ को नहीं मारा और वो जूड के साथ मिलकर ये जानना चाहता है कि जेफ को किसने मारा और क्यों मारा, और जूड मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो लोग मीला के साथ एक बार में जाते हैं जहाँ से वुल्फ टॉय आया था। वहाँ किसी ने मर्डर वेपन टॉय के ऊपर चिपका दिया होता है। तब बारटेंडर टॉय देखकर कहता है कि ये जूड का तोड़ा हुआ टॉय नहीं है क्योंकि इसका कलर रेड नहीं था और इस टॉय पर चाकू लगाया गया था। तभी बारटेंडर एक हफ्ता पुराना बार का फोटो भी दिखाता है जिसे बेनॉइट ध्यान से देखता है। तब नेड गुस्से में आता है और जूड पर जेफ के मर्डर का इल्ज़ाम लगाता है। जूड पूरे शहर में बदनाम हो चुका होता है और काफ़ी दुखी भी होता है। अब बार से बाहर आकर बेनॉइट उन दोनों को दुनिया की बेस्ट क्राइम नॉवेल्स के बारे में बताता है। जूड बताता है कि जेफ ऐसी बुक्स चर्च के पैसों से मंगवाता था। तब बेनॉइट समझ जाता है कि परफेक्ट मर्डर का आइडिया जेफ ने इन बुक्स से लिया हो सकता है, लेकिन सवाल ये था कि जेफ ऐसी बुक्स क्यों पढ़ रहा था। तब बेनॉइट चर्च में क्राइम सीन इंस्पेक्ट करता है और हर पॉसिबल थ्योरी सोचता है, लेकिन सारी थ्योरीज फेल हो जाती हैं क्योंकि जेफ अचानक उस रूम में मरा था और उस रूम में घुसने का कोई और रास्ता भी नहीं था। अगर कोई गया भी होता तो जूड या फिर कोई और फॉलोअर उसे देख लेता। इसके अलावा उस रूम में एक बॉक्स था जिससे लाइट ऑन ऑफ होती थी। अब वो लोग सैम के साथ एक सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। एक्सीडेंट के बाद जूड रूम की तरफ गया था, लेकिन उसके बाद की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। जूड को कोई कनेक्शन समझ नहीं आता। फिर जूड और बेनॉइट वापस रूम में आते हैं। बेनॉइट जूड से कहता है कि जो कुछ भी हुआ है सब लिखकर बताए। जूड सब कुछ लिखता है और बेनॉइट उस लेटर को पढ़ता है। ये वही सीन होता है जो फिल्म के स्टार्ट में दिखाया गया था। बेनॉइट गुस्सा हो जाता है क्योंकि जूड ने पुलिस से कुछ बातें छुपाई थी। बेनॉइट को पता चल जाता है कि जेफ एक शराबी था और हमेशा दारू पीता था। वो रूम में छुपी हुई दारू भी पीता था और मारने से पहले भी उसने दारू पी थी। जब जेफ गिर गया था तो जूड ने उसकी दारू की बोतल देखी थी, लेकिन चर्च बदनाम ना हो इसलिए उस बोतल को दरवाजे के पीछे जूड ने छुपा दिया था। और बाद में जूड वो छुपी हुई बोतल निकालता है, जिससे बेनॉइट और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि इस वजह से किलर आज़ाद हो सकता था। अब जूड अपने रूम में वो बोतल ढूंढता है, लेकिन कोई उसे चुरा कर ले जा चुका होता है। अब जूड माफ़ी मांगता है, लेकिन बेनॉइट कहता है कि झूठ बोलने की वजह से अब सारे इल्ज़ाम जूड पर आ सकते हैं। अब अगले दिन चर्च के पास जेम्स की कब्र खोली जाती है। फॉलोअर्स जेफ की बॉडी देखते हैं। मार्था अकेली जेफ से आखिरी बार बात करना चाहती है, इसलिए सब बाहर चले जाते हैं। मार्था जेफ के लिए काफ़ी दुखी होती है। जेफ को उसके पिता जेम्स की कब्र में दफन कर दिया जाता है और रूम की दीवार हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। बाद में जूड और बेनॉइट फॉलोअर्स से मिलते हैं। जूड कहता है कि उसने मर्डर नहीं किया और वो बेनॉइट के साथ सबसे बात करेगा। वो ये भी पूछता है कि जेफ के मरने से पहले उन सबकी क्या बात हुई थी, लेकिन वो सब बताने से मना कर देते हैं। तब साय आता है और उन दोनों को अंदर ले जाता है। साय बताता है कि उसने पूरी रात की रिकॉर्डिंग की है, तो डोर बंद करके सब वीडियोस देखने जाते हैं। उस रात जेफ ने सबको नहीं बुलाया था, बल्कि वेरा ने बुलाया था। वेरा बताती है कि सालों पहले उसके पिता साय को एडॉप्ट करके लाए थे। एडॉप्शन पेपर से पता चलता है कि साय असल में जेफ का बेटा है, जिसे उसके माँ बाप ने अपनाने से मना कर दिया था। जेफ अपने बेटे साय को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो जिम्मेदारी से नहीं भागेगा। जेफ बोलता है कि वो वीकेंड के बाद चर्च बंद कर देगा और सबको बर्बाद करने की धमकी भी देता है। इसके अलावा वो नेड, ली, वेरा और साइमन सबको उनके राज याद दिलाता है। जब जूड आता है तो जेफ उस पर बुक फेंक कर उसे वहाँ से भगा देता है। जेफ कहता है कि अब वो अमीर हो चुका है और अपने बेटे के साथ आराम से ज़िंदगी जिएगा। फिर जूड साय से पूछता है कि अमीर होने का क्या मतलब है। साय बताता है कि जेम्स के पास पैसे असल में $80 मिलियन थे जो अब उसे मिल चुके हैं। उन पैसों से वो जेफ को प्रेसिडेंट बनाकर अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करना चाहता था। अब जूड और बेनॉइट समझ जाते हैं कि जेफ ने मरने से पहले साय को पैसों का राज नहीं बताया था। लेटर में लिखा होता है कि प्रॉपर्टी एडम एप्पल में है। तो अब वो दोनों जेम्स का दिया हुआ जीसस का 100 पीस तोड़ कर देखते हैं, लेकिन कोई उन्हें सबूत नहीं मिलता। तब जूड कंफ्यूज हो जाता है कि इतने सारे पैसे कहाँ गायब हो सकते हैं। अब चर्च जाते वक्त बेनॉइट जूड से पूछता है कि क्या वो और भी कोई झूठ बोल रहा है। ये सुन के जूड गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अब बेनॉइट चर्च आता है जहाँ उसे मीला मिलती है।
मीला दी हॉलो मैन बुक पढ़ चुकी होती है और समझ आती है कि मर्डर कैसे हुआ है। मीला बताती है कि जैफ के गिरने के बाद ज्यूड रूम में गया था और 9 सेकंड के अंदर ही ज्यूड ने जैफ को चाकू मारा था, और वो भी नेड के आने से पहले। बेनॉइट मानता है कि ये एक पॉसिबल थ्योरी है, और अब मीला कहती है कि अब उसे किसी भी तरह ज्यूड को अरेस्ट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ ज्यूड गुस्से में बाहर घूम रहा था। तब उसने देखा कि चर्च के पास जेफ और जेम्स के कब्र वाले रूम के पास एक आदमी लाइट लेके खड़ा है। उस रूम की दीवार तोड़ दी गई थी और रूम के अंदर से जेफ बाहर आया था। वो दोनों जंगल की तरफ चले गए। ज्यूड उनके पीछे गया, तब उसे एक पंच लगा और वो नीचे गिर पड़ा। अब जब ज्यूड को होश आया तो वो सैम की लाश के साथ पड़ा था और वो समझ गया कि उसने सैम को मार दिया था। फिर कुछ देर बाद बेनॉइट और मीला वहाँ आए और सैम की लाश देखी। वहाँ उन्हें मर्डर वेपन भी मिला जिससे वो किलर ढूंढ सकते थे। साथ ही रूम के अंदर से कब्र तोड़ दी गई थी और जेफ की लाश गायब थी। तब मीला कहती है कि उसने जेफ को चेक किया था और वो 100% मर चुका था। मरने के बाद कोई जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन बाहर मार्था कहती है कि भगवान ने मेरी सुन ली और जेफ फिर से जिंदा हो गया। फिर मीला अपनी टीम को सैम के मरने की खबर देती है। मार्था सैम की लाश देखने जाती है और दुखी हो जाती है। फिर कुछ देर बाद बेनॉइट पुलिस स्टेशन आता है और मीला के साथ चर्च के बाहर की वीडियो फुटेज चेक करता है। तब पता चलता है कि उस रूम से जेफ सच में जिंदा होकर बाहर आया था और उसके साथ एक और आदमी था। दोनों पास के जंगल में चले गए थे। ज्यूड भी उनके पीछे गया था और सैम के मर्डर वेपन पर ज्यूड के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। अब मीला ज्यूड को जेफ और सैम दोनों के मर्डर का दोषी समझ लेती है, इसलिए फौरन बेनॉइट ज्यूड को ढूंढने निकलता है। तभी ज्यूड खुद को पुलिस स्टेशन आकर कानून के हवाले करने ही वाला होता है, लेकिन तभी बेनॉइट उसे किसी के देखने से पहले पकड़कर अपनी कार में ले जाता है। ज्यूड कहता है कि उसने ही दोनों मर्डर्स किए हैं। बेनॉइट कहता है कि नहीं, तुमने नहीं किए, मुझे पता है। फिर दोनों वहां से डॉक्टर नेड के घर पहुंचते हैं। वहां का दरवाज़ा टूटा होता है और दोनों बेसमेंट में जाते हैं। वहां उन्हें जेफ की लाश एक टब के पास दिखती है। लाश पूरी तरह सड़ चुकी होती है और टब के अंदर उसके हाथ एसिड से गल चुके होते हैं। तब बेनॉइट एसिड निकालता है और टब के अंदर एक कंकाल मिलता है जिसके हाथों की रिंग से ज्यूड नेड को पहचान लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेफ ने नेड को एसिड में डुबाकर अपने हाथों से मारा था। अब अगले दिन मीला ज्यूड को अरेस्ट करने के लिए चर्च आती है। वो सच जानना चाहती थी कि ज्यूड ने ये सब क्यों किया और कैसे किया। तब ज्यूड कहता है कि पिछली रात गुस्से में उसने सैम को मार दिया था। बेनॉइट गुस्से में कहता है कि ज्यूड अपना मुंह बंद रखो क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया। वो जेफ की स्टाइल में सबको चिल्लाता है और सबको बैठ जाने को कहता है। बेनॉइट बताता है कि उसने ये केस पहले ही सॉल्व कर लिया था और सब कुछ काफ़ी सिंपल है। बेनॉइट बताता है कि जेफ मर्डर वाले दिन रूम में गया था और लाइट कंट्रोल बॉक्स से उसने वाइन की बोतल निकाली थी और उसको पिया भी था, लेकिन उस बोतल को पहले से ही किसी ने बदल कर उसमें बेहोशी की दवा मिला दी थी। इस वजह से जेफ बेहोश होकर वहीं गिर गया था। ज्यूड ने जो रूम में खून देखा वो नकली था और वो रेड वुल्फ टॉय के अंदर से आया था। अब रेड वुल्फ की एक और कहानी है। बाहर के फोटो में बेनॉइट ने देखा था कि वहां से असल में 2 वुल्फ टॉय गायब हुए थे और उन दोनों को लाल रंग में बदल दिया गया था। एक नॉर्मल वुल्फ को जेफ के कोट पर रखा गया था जिसे ज्यूड ने नकली खून के साथ देखा। ये सब रिमोट से सेट किया गया था। अब जब नेड आकर लाश चेक करता है और सबका ध्यान भटकता है तो नेड ने असली चाकू से जेफ को मार दिया और वो उस दारू की बोतल ढूंढ रहा था जिसमें बेहोशी की दवाई थी, लेकिन ज्यूड ने उसे पहले ही छुपा दिया था ताकि चर्च बदनाम ना हो। अब सब शॉक हो जाते हैं कि नेड ने जेफ को क्यों मारा और अगर मारा भी तो जेफ जिंदा होकर नेड को कैसे मार सकता है। अब ये सब अंधविश्वास जैसी चीज़ें लगती हैं। बेनॉइट मानता है कि ये एक परफेक्ट प्लान मर्डर हो सकता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा और वो कंफ्यूज हो जाता है। शायद वो भी मानने लगता है कि जेफ जिंदा होकर नेड से बदला ले गया। ये सब रिकॉर्ड करके बेनॉइट वहाँ से निकल जाता है। फॉलोअर्स भी हैरान होते हैं क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव भी अंधविश्वास मानने लगा था। अब सबके जाने के बाद मीला बेनॉइट से कहती है कि ये सब बकवास है और तुम कब से भगवान और चमत्कार पर विश्वास करने लगे। बेनॉइट कहता है कि वो कभी भी नहीं मानता था। हर एक पाप का एक प्रायश्चित होता है और उसका बोझ हम पर होता है, जिसे लोग चर्च में पादरी को कन्फेस करके मुक्ति पाते हैं। तब मार्था आती है और कहती है कि बेनॉइट तुम्हें सब पता है। बेनॉइट कहता है हाँ, और वो चाहता है कि मार्था अपना कन्फेशन खुद ज्यूड को बताए। मार्था खुश हो जाती है। वो बताती है कि उसने सब कुछ सच्चे मन से चर्च को बचाने के लिए किया। वो कहती है कि जब जेम्स मरे थे तब वो उनके साथ थी। जेम्स ने बताया था कि $80 मिलियन की प्रॉपर्टी से उन्होंने एक डायमंड खरीदा था जो हार्लीन चाहती थी और वो उसे देना नहीं चाहते थे, इसलिए जेम्स ने वो डायमंड निगल लिया और इसी वजह से उनकी मौत हुई। डायमंड उनके शरीर के साथ कब्र में दफन कर दिया गया था और मार्था ने उसे ज़िंदगी भर बचाने का प्लान बना लिया था।
बाद में हार्लीन ने एडम्स एप्पल वाले शोपीस को देखा और समझ गई कि डायमंड वहाँ छुपा है। बेनॉइट ने भी ये नोटिस किया। हार्लीन और बेनॉइट दोनों समझ गए कि जेम्स ने डायमंड को प्रॉपर्टी के अंदर बदल दिया था, इसलिए हार्लीन चर्च में तोड़फोड़ नहीं कर रही थी बल्कि डायमंड ढूंढ रही थी। और ये बात मार्था ने खुद बताई थी। मार्था कहती है कि वो डायमंड का राज 60 साल तक अपने अंदर रखी थी। फिर एक दिन ज्यूड ने मार्था से कहा कि अपना सबसे बड़ा राज कन्फेस करे। तब मार्था ने जेफ को डायमंड के बारे में बता दिया। इस वजह से जेफ चौंक गया और फिर मार्था कमज़ोर पड़ने लगी। मार्था ने बताया कि डायमंड का राज पता चलने के बाद जेफ बदलने लगा था। वो चर्च बंद करना चाहता था, इसलिए मार्था ने डायमंड को पहले चुराने का प्लान बनाया। उसने ये सब सच्चे मन से चर्च को बचाने के लिए किया। बेनॉइट कहता है कि हाँ, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदल गईं। मार्था कहती है कि उसने जेफ से पहले डायमंड चुराने का प्लान बनाया और हॉलो मैन की बुक देखी, जो जेफ के नाम पर नहीं बल्कि उसके नाम पर थी। उसने नेट की मदद ली क्योंकि जेफ की धमकी के बाद नेट उससे नफरत करता था और वो मान गया था। फिर जेफ की मौत के दिन मार्था ने दारू की बोतल को बेहोशी की दवा के साथ बदल दिया था और कोट पर वुल्फ भी लगाया। उसने वुल्फ को चाकू के साथ चेंज करते वक्त सबका ध्यान भटकाया और फिर मार्था ने जेफ की बॉडी के साथ सैम की बॉडी को चेंज कर दिया और उसे सुला दिया। सैम मार्था के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर नेट की मदद से मार्था ने डायमंड को कब्र में पैक करवाया। कब्र के बाहर नेट लाइट लेकर खड़ा था और उसने अंदर सिग्नल दिया। तब सैम ने आकर जेम्स के शरीर से डायमंड निकाल लिया और फिर डोर को अंदर से तोड़ दिया और दोनों वहां से भाग गए। लेकिन तब किस्मत से वहां ज्यूड पहुंच चुका था। तब बेनॉइट ने पूछा कि तुमने नेट को इसलिए मारा क्योंकि उसने सैम को मारा था। मार्था कहती है हाँ, क्योंकि उसे शक था कि सैम को नेट ने मारा होगा। इसीलिए मार्था नेट के घर गई और वहां नेट ने बताया कि ज्यूड ने सैम को मारा था। उसने मार्था को असली डायमंड भी दिखाया। फिर दोनों ने कॉफ़ी पीनी शुरू की। मार्था ने नेट से कहा कि उसे पता है कि सैम को ज्यूड ने मारा है। तब नेट ने यह बात मान ली। ज्यूड उनके पीछे गया और तब सैम ने नेट को पंच मारकर बेहोश कर दिया। वहां नेट ने डायमंड देखा, उसे लालच आ गया और पहले तो वो चर्च को बचाने के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब डायमंड के लिए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। इसलिए नेट ने वहीं सैम को मार दिया और इल्ज़ाम ज्यूड पर डाल दिया। साथ ही उसने मार्था की कॉफ़ी में जहर डाल दिया जो वो पीने वाली थी, क्योंकि उसके लिए पैसा सबसे ज़रूरी था, ये उसने बताया। मार्था कहती है कि वो एग्री करती है। पैसा सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसने पहले ही डायमंड को सिक्योर कर लिया है। अब नेट कॉफ़ी का कप उठा लेता है, लेकिन मार्था ने कॉफ़ी का कप पहले ही बदल दिया होता है और अब जहर के चलते नेट वहीं पर मर जाता है। फिर मार्था ने नेट की लाश को एसिड बॉक्स में डाल दिया और जेफ की बॉडी को सेट कर दिया। फिर वो डायमंड लेकर वहाँ से निकल गई। अब मार्था को इन पापों से आज़ादी चाहिए थी और वो वहीं पर गिर पड़ती है। तब बेनॉइट ने बताया कि सबको सच बता रहा था। उसने देखा कि मार्था के लिप्स जहर के चलते बदल रहे हैं और उसने गिल्ड के अंदर जहर पी लिया था। मार्था ने अपने पापों के लिए माफ़ी मांगी। ज्यूड ने भगवान का नाम लेकर मार्था को माफ़ कर दिया। तब मार्था ने डायमंड देकर कहा कि चर्च को हमेशा चलाया जाए। ज्यूड और बेनॉइट ने डायमंड देखा और दोनों चौंक गए। अब 1 साल बाद ली ने जेफ पर एक फाइनल बुक लिखी जो सुपर हिट हो गई। बुक में ली को जेफ से नफरत दिख रही थी, लेकिन उसे बुक से फ़ायदा भी हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ वेरा ने शहर छोड़कर नई जिंदगी शुरू की और सिमन धीरे धीरे अपना करियर फिर से संभाल रही थी, अपने पैरों के दर्द के बाद भी। अब ज्यूड ने साय को बताया कि उसे नहीं पता था कि डायमंड कहाँ हैं। तब साय ज्यूड और बेनॉइट पर भड़का और कहता है कि उन्होंने डायमंड छुपा दिया है। तब फादर लैंग कहता है कि ज्यूड के साथ बेनॉइट पर भी भरोसा करना चाहिए क्योंकि दोनों ने केस मिलकर संभाला था। साय कहता है कि वो हमेशा नज़र रखेगा और जैसे ही चर्च के अंदर कोई बड़ा डोनेशन डायमंड के रूप में आएगा वो केस करके अपनी संपत्ति वापस ले लेगा। तब ज्यूड कहता है कि साय, चर्च ही तुम्हारे खानदान की असली संपत्ति है और उसे तुम कभी भी वापस लेने आ सकते हो। तब लैंग कहता है, बेनॉइट, तुमने पहले केस सॉल्व नहीं किया था और जेफ असल में मरकर जिंदा हुआ है। उसके वीडियोस को वायरल करके साय ने काफ़ी पैसा कमा लिया है। फिर लैंग ज्यूड से पूछता है, क्या तुम अब चर्च संभालोगे? ज्यूड कहता है, हाँ, मैं तैयार हूँ। फिर ज्यूड बेनॉइट को चर्च में थैंक्स बोलता है। बेनॉइट ज्यूड के साथ काम करके खुश होता है और वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ दिनों बाद ज्यूड ने चर्च में क्रॉस लगा दिया और कुछ नए लोग चर्च में आने लगे। ज्यूड उनका स्वागत करता है। तब क्रॉस में जीसस के चेस्ट के अंदर छुपा हुआ डायमंड नजर आता है। और इसी के साथ वेक अप डेड मैन अ नाइफ्स आउट मिस्ट्री की मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।